आज हम कक्षा 8 का अध्याय नंबर 7 जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में सरकार अपने नागरिकों के लिए प्रत्येक स्तर पर लोक कल्याणकारी पहल करती है। हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर जोर देता है। हमारी सरकार ने सामाजिक समरसता, राजनीतिक एवं आर्थिक समानता हेतु कई जन कल्याणकारी कानून बनाए हैं, जिनका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। भूदान आंदोलन एवं भूमि सुधार। प्राचीन काल से चली आ रही जमींदार प्रथा के कारण भूमि स्वामित्व की विषमता एक विकराल समस्या के रूप में उभर कर आई। आज़ादी के बाद सरकार ने कानून बनाकर जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया, लेकिन कानूनों की आड़ में ही जमींदारों ने किसानों के पास उपजाऊ जमीन का हक लेने से रोक दिया। जमीनी स्वामित्व की विषमताओं के कारण देश में कई जगह हिंसा की घटनाएं होने लगी। ऐसी समय विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के एक छोटे से गांव पोचमपल्ली में एक जमीन का टुकड़ा दान में देकर भूदान आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्वामित्व की विषमता को दूर करना था। विनोबा भावे ने भू स्वामित्व में अपनी कुल जमीन का 6वां हिस्सा दान में देने की अपील की। पूरे देश में इस आंदोलन को जनता का समर्थन मिला। भूदान में प्राप्त जमीन का लगभग 1/3 भाग है वो का उपयोग समाज के वंचित वर्ग एवं आदिवासी भूमिहीनों में बांटने में किया गया। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के नागौर जिले में भूदान प्रारंभ हुआ। राजस्थान में पूछे तो भूदान कहाँ से प्रारंभ हुआ? नागौर जिले से। और भारत में तेलंगाना। राज्य सरकार ने ग्रामदान अधिनियम 1971 में ही पारित किया। आज़ादी के समय राजस्थान की 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। राज्य का आधे से ज़्यादा भाग है वो रेगिस्तानी एवं सूखा था। वर्तमान में विभिन्न नई औद्योगिक एवं आर्थिक शक्तियों के उदय एवं विकास के कारण राज्य की भूमि एवं कृषि पर निर्भरता कम हुई है। फिर भी कृषि भूमि एवं किसान राज्य की प्राथमिकता में सर्वोपरि है। राज्य सरकार भूमि विवादों में फंसी जनता को सस्ता, शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाने के लिए राजस्व मंडल की स्थापना की। राज्य सरकार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 लागू किया। राज्य सरकार भूमि की गुणवत्ता सुधारने एवं पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाओं, नवीन कृषि तकनीकों आदि सुविधाओं के विस्तार हेतु प्रयासरत है। अस्पृश्यता उन्मूलन। आधुनिक भारत में राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फूले, रामस्वामी नायकर, महात्मा गांधी आदि ने जातिगत भेदभाव एवं असमानता को दूर करने का प्रयास किया। इसी तरह राजस्थान में भी स्वतंत्रता से पूर्व दयानंद सरस्वती, गोविंद गुरु, मामा बालेश्वर, हरिभाऊ उपाध्याय आदि समाज सुधारकों के नामों का उल्लेख किया जा सकता है, जिन्होंने सामाजिक भेदभाव को दूर करने हेतु प्रभावी प्रयास किए। समानता लोकतंत्र का आधार। समानता लोकतंत्र का आधार है, अतः भारत के प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समान माना गया है और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। अर्थात संविधान के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति से धर्म, नस्ल, जाति, वर्ण, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत या अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू किया। राजस्थान सरकार ने भी अस्पृश्यता अधिनियम 1955 को अपने यहाँ प्रभावी रूप से लागू किया। इसी तहत राजस्थान सरकार में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1989 को भी सख्ती से लागू किया, जिसमें दलितों के आर्थिक अधिकारों के संरक्षण हेतु विशेषकर उनकी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले तथा उच्च वर्ग के लोगों द्वारा निजी जमीन से बेदखल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यतः शिक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास, अनुसूचित जाति जनजाति, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, बच्चों आदि के कल्याण में कार्यरत है। महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं। राजस्थान के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह कथन भी प्रासंगिक हो जाता है। यहाँ के इतिहास में कई वीर महिलाओं की गाथाएं देखने को मिलती है। फिर भी राजस्थान के समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता, व्यवहार, रूढ़िगत मान्यताओं के चलते महिलाओं की स्थिति बहुत ही विचारणीय रही है। लिंगानुपात, साक्षरता, स्वास्थ्य, रोजगार आदि क्षेत्रों में राजस्थान की महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। इसलिए महिलाओं की स्थिति को सुधारना हमारी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। स्वतंत्रता के समय देश में महिला साक्षरता दर बहुत कम थी। स्वतंत्रता के बाद से ही विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता है वो 52.12% थी, जो सन 1951 में मात्र 2.51% थी। महिलाओं का विकास और सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता में रहे हैं। सामाजिक आर्थिक विकास की सभी धाराओं में महिलाओं की भूमिकाओं को प्रोत्साहन करने के प्रयास राज्य सरकार द्वारा निरंतर किए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार के प्रमुख प्रयास। राज्य महिला आयोग। राज्य सरकार ने 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। आपसे पूछे, राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? 15 मई 1999 को। यह महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार की जांच, राज्य लोक सेवाओं में महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर करना तथा महिलाओं की दशा में सुधार की दृष्टि से प्रभावी कदम उठाता है। आयोग जनता से सीधी सुनवाई, जनसंवाद, शिकायत तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर संज्ञान के आधार पर कार्रवाई करता है। राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष एवं 3 सदस्य होते हैं। और आपसे पूछे कि राज्य महिला आयोग में कितने अध्यक्ष होते हैं, तो एक सदस्य कितने होते हैं? 3। और अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम। महिलाओं को रोजगार देने एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें से 10 से 20 महिलाओं स्वयं अपने निर्णय लेकर एक समूह बनाती है, अपनी छोटी छोटी बचत के माध्यम से स्वावलंबन की प्रवृत्तियाँ विकसित करती है और स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ती है। इन समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सरकार अवसर उपलब्ध करवाती है। महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005। कई बार परीक्षा में पीछे पूछा गया है कि महिला घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ? 2005। महिला को घरेलू हिंसा से संरक्षण एवं तुरंत राहत देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम में घरेलू हिंसा को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। राजस्थान में इस अधिनियम के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी उपनिदेशकों, बाल विकास परियोजनाओं अधिकारियों एवं प्रयोक्ताओं के संरक्षण अधिकार नियुक्त किए गए हैं। राज्य के सभी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को चिकित्सा सुविधा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला योजना के अंतर्गत किशोरियों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर को सुधारने, साक्षरता और कौशल के विकास से संबंधित है।
तथा सामाजिक मुद्दों पर बेहतर समझ विकसित करने का प्रयास किया जाता है। यह योजना 11 से 18 वर्ष की विद्यालय न जाने वाली अथवा बीच में विद्यालय छोड़ देने वाली किशोरी बालिकाओं के लिए संचालित की जा रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत है वो 2015 में देश भर के में घटते बाल लिंगानुपात को ध्यान में रख के की गई थी। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसके तहत कन्या भ्रूण हत्या रोकने, विद्यालय में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या को कम करने, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने और लड़कियों के लिए शौचालय के निर्माण में वृद्धि करने जैसे उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कानून भी विद्यमान हैं, जैसे हिंदू उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण संरक्षण अधिनियम 1956 संशोधित 2005, दहेज निषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 संशोधन 1978 2006। मतदान प्रक्रिया। विद्यालय में बाल संसद के चुनाव हो रहे थे। सभी विद्यार्थी मतपत्र पर निशान लगाकर अपनी पसंद के कक्षा प्रतिनिधि का समर्थन कर रहे थे। तभी गीता शिक्षक से पूछती है कि गुरुजी, क्या विधानसभा एवं लोकसभा के सभी प्रतिनिधि का चुनाव इसी तरह से किया जाता है? गुरुजी ने बताया कि अब अधिकांश चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। ईवीएम के प्रयोग से मतपत्र पर मोहर लगाने के स्थान पर मशीन का बटन दबाकर अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दिया जाता है। एक ईवीएम द्वारा अधिकतम 16 उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है। इसमें से अंतिम बटन वो नोटा विकल्प का होता है। इस प्रक्रिया में मतदान केंद्रों का निर्धारण, मतदाता सूची का प्रकाशन, उम्मीदवारों की सूची, ईवीएम को चुनाव हेतु तैयार करना आदि कार्य शामिल है। प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर द्वारा एक मतदान दल का गठन किया जाता है। मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी एवं अन्य मतदान अधिकारी होते हैं। मतदान केंद्र में प्रवेश करते ही मतदाता के नाम का मतदाता सूची से मिलान किया जाता है। उसके बाद मतदाता के बाईं हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाती है। मतदाता रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर करने के बाद मतदाता ईवीएम मशीन पर वोट डालने के लिए मतदान केबिन में प्रवेश करता है। वहां वह ईवीएम का बटन दबाकर गुप्त रूप से अपना वोट डालता है। इस प्रकार मतदान प्रक्रिया पूर्ण होती है। आजकल ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का भी उपयोग किया जाता है। संबंधित रिटर्निंग अधिकारी अपने सम्मुख उम्मीदवार एवं उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में ईवीएम के मतों की गणना करवाता है तथा परिणाम की घोषणा करता है। नोटा। चुनाव में खड़े उम्मीदवारों में से किसी भी उम्मीदवार को अगर मतदाता उपयुक्त नहीं मानता है तो वह अंतिम नोटा है नॉन ऑफ द अबोव बटन दबाकर अपना मत सुनिश्चित कर सकता है। वीवीपीएटी का पूरा नाम वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल है। यह एक प्रिंटर युक्त है। इसका ईवीएम के बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है। मतदान होते ही प्रिंटर द्वारा एक बैलेट पर्ची प्रिंट होती है जिस पर उम्मीदवार का क्रमांक, नाम एवं चुनाव चिन्ह अंकित होता है। यह पर्ची 7 सेकंड तक एक पारदर्शी बॉक्स में मतदाता को दिखाई देती है। उसके बाद पर्ची प्रिंटर के ड्रॉप बॉक्स में चली जाती है। बीप की आवाज़ सुनाई देती है। इस प्रकार मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इससे मतदाता यह जान सकता है कि जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसे ही वोट मिला है या नहीं। इसके उपयोग से निर्वाचन प्रक्रिया में निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता बढ़ी है। मतगणना में विवाद की स्थिति में इस पर्चियों की सहायता ली जा सकती है। सुव्यवस्थित मतदान शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता स्वीप मतदाताओं, नागरिकों और निर्वाचकों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने एवं उनकी सहभागिता बढ़ाने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा बहुमुखी कार्यक्रम की सुव्यवस्थित
मतदाता शिक्षा तथा निर्वाचन सहभागिता कहते हैं। सूचित मतदान निष्पक्ष एवं नीतिपरक मतदान। सूचित मतदान जागरूकता एवं दो उद्देश्य हैं इसके, इस कार्यक्रम के दो उद्देश्य हैं। सूचित मतदान जागरूकता के साथ मतदान। सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार है वो कभी कभी समाज के विभिन्न वर्गों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा किसी खास कानून को बनाने के लिए सरकार से मांग की जाती है। इन मांगों के प्रति सरकार संवेदनशील होते हुए कानून का निर्माण करती है। ऐसा ही एक उदाहरण हमारे राजस्थान में देखने को मिलता है। राजस्थान के राजसमंद जिले की भीम तहसील के देवडूंगरी गांव में मजदूरों एवं किसानों ने अपनी मजदूरी से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड जैसे हाजिरी और भुगतान रजिस्टर की प्रतियां मांगने के लिए संघर्ष किया। इस मांग के आधार पर सन 2000 में राजस्थान सूचना का अधिकार मनाने वाला पहला राज्य बना। सूचना का अधिकार मनाने वाला राजस्थान है वो 2000 में पहला राज्य बना। धीरे धीरे सूचना के अधिकार का संघर्ष आंदोलन के रूप में लेते हुए राष्ट्रव्यापी हो गया। जनता की भावना को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया। यह कानून सरकारी स्तर पर जन भागीदारी एवं पारदर्शिता को बढ़ाने का शक्तिशाली कदम साबित हुआ। इस कानून के माध्यम से आम व्यक्ति सरकार और किसी भी सरकार विभाग द्वारा सूचना प्राप्त कर सकता है। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण की सूचना से प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकता है। यह सूचना 30 दिनों के अंदर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था की गई है। यह यदि मांगी गई सूचना जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के अंदर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध। यह एक तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े ये सिस्टम के लिए होती है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा को साइबर के अपराध से बचाने एवं सुरक्षित रखने का काम किया जाता है। बड़े बड़े कंप्यूटर विशेषज्ञ या IT के प्रशिक्षित लोग इस तरह के काम करने में सक्षम होते हैं। साइबर सुरक्षा हमलों के प्रकार। बदलती तकनीकी के कारण हमारी सुरक्षा हमारे लिए काफ़ी चुनौती भरा काम हो गया है। साइबर धमकियों, अपराधों से बचने के लिए हमें अपनी जानकारी को सुरक्षित रखना काफ़ी ज़रूरी है। रैनसमवेयर। यह एक तरह का वायरस रहता है जो कि अपराधी द्वारा लोगों के कंप्यूटर या सिस्टम में हमला करके फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। फिर उसके बाद अपराधी कंप्यूटर या सिस्टम के मालिक से राशि वसूलता है और तभी उसके सिस्टम को छोड़ता है। मालवेयर। यह कंप्यूटर की किसी फाइल या फिर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है जैसे कि कंप्यूटर वायरस, बमर्स, ट्रोजन आदि। साइबर धोखाधड़ी। इसमें बातचीत के माध्यम से चालाकी से लोगों को जाल में फंसाया जाता है ताकि उनसे उनकी निजी डाटा, पासवर्ड आदि की जानकारी ली जा सके। फिशिंग एवं स्पूपिंग इसके उदाहरण है। फिशिंग यह एक तरह का ठगी का तरीका है जिसमें लोगों को प्रतिष्ठित या विश्वस्त संस्थानों के नाम से फर्जी ईमेल भेजे जा सकते हैं। इस तरह के मेल का उद्देश्य जरूरी डाटा को चुराना होता है जैसे क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग की जानकारी। स्पूफिंग। इसमें ठगी करने वाला व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय, पड़ोसी या विश्वस्त होने के बहाने से किसी अन्य की पहचान या व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। साइबर सुरक्षा के उपाय। साइबर सुरक्षा के लिए अपने पासवर्ड एवं PTM पिन को गोपनीय रखें। समय समय पर बदलते रहें। अपने कंप्यूटर एवं लैपटॉप में नवीनतम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। किसी को भी फ़ोन या ईमेल की व्यक्तिगत जानकारी न दें। ATM एवं बैंक खातों से संबंधित धोखाधड़ी की सूचना तत्काल संबंधित बैंक को दें। साइबर अपराधों की सूचना में नागरिक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं तथा टोल फ्री नंबर 1930 पर फ़ोन करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वर्तमान समय में इस राज्य के विकास के लिए ऐसे कई प्रकार के राजकीय प्रयासों की पहल की जा रही है जिसके फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रत्येक नागरिक को यह एहसास दिलाने के लिए कि उसके मत देश के लिए महत्वपूर्ण है, स्वीप एवं मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया है।
समस्त वर्गों के कार्य के प्रति जवाबदेही हेतु सूचना का अधिकार तो बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून बेहतर के लिए बनाया गया है। वहीं नवीन तकनीकी को अपनाने एवं अपने कार्य को सुगम बनाने के साथ छिपे चले आए हैं। साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जन जागरूकता एवं सामाजिक सुधार हेतु किए जाने वाले राजकीय प्रयास से हम उस राज्य को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान संपर्क पोर्टल। राज्य सरकार ने सितंबर 2019 में जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने और समस्याओं का निराकरण करने का अभिनव प्रयास प्रारंभ किया है। इस पर कोई भी व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित हुए बिना समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। पंचायत समिति और जिला स्तर पर राजस्थान संपर्क केंद्रों पर निःशुल्क रूप से शिकायतों को दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। सिटीजन कॉल सेंटर 181 से शिकायत को दर्ज करने एवं उसके सूचना करने की निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई है। आगे शब्दावली। नोटा, इनमें से कोई नहीं। वीवीपीएटी, वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। स्वीप, सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता। अभ्यास प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट में करने हैं।